एक पॉइंट और रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो जिसको अपन कह सकते हैं परीक्षा के हिसाब से देखें, इस विषय को बहुत जो विस्तृत अध्ययन के हिसाब से देखें, डिटेल स्टडी जिसको हम कह सकते हैं, या जिसके बारे में हमको पता होना ही चाहिए, ऐसा है कि कास्ट अकाउंट के एडवांटेजेस या इसका महत्व, इसके लाभ अपन इसको कह सकते हैं। तो कास्ट अकाउंट का जो सबसे बड़ा एडवांटेजेस है, वो एडवांटेजेस इंडिविजुअल अलग अलग के समझने के बजाय इसको क्लासिफाइड करते हैं। कैसे क्लासिफाइड करते हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज किसको होता है? मैनेजमेंट को होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो टॉप मैनेजमेंट है और जो मैनेजर्स लोग हैं या मालिक है, सीधा सीधा अपन कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट को इसका क्या लाभ है? मैनेजमेंट को इसका लाभ है कि खर्चों का सही तरीके से बंटवारा करके उचित लाभ का कैलकुलेशन है, उचित लाभ निकाला जा सकता है, उचित लागत निकाली जा सकती है। उसके हिसाब से मैनेजमेंट को सबसे बड़ा लाभ ये है। दूसरा एक पॉइंट आता है कि अप्रत्यक्ष लागत पर नियंत्रण, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे मेरे अभी अपन ने बात कही थी, लोडिंग अनलोडिंग है, रेंट है, सैलरी एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट इस तरह के एक्सपेंसेस हैं कि उनका इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन कई बार बड़ा टिपिकल होता है, जिसको अपन करना संभव नहीं होता, लेकिन कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन से और या फिर कुछ जैसे जिसको अभी अपन ने पढ़ा था कि कला कहा गया, आर्ट से, आर्ट के तरीके से, और या फिर एक सामान्य परंपरा के अनुसार या कास्ट के नियमों के हिसाब से अपन ये कर सकते हैं कि इस अप्रत्यक्ष व्ययों का बंटवारा कैसे किया जाए। सही तरीके से अप्रत्यक्ष व्ययों का बंटवारा होगा तो आपकी जो लागत है वो सही तरीके से, बिल्कुल सही लागत इसमें निकलेगी। अब बात यह है कि जब व्ययों का बंटवारा ठीक होगा, अभी अपन ने पहले वाले जो पॉइंट था उसमें डिस्कशन किया था कि हम वर्कर की इफिशिएंसी पता करते हैं कि कौन वर्कर कितना अच्छा काम करने की स्थिति में है, कितना अच्छे से काम कर पाए। वो अच्छा काम करेगा तो हम उनको इंसेंटिव देंगे, इसलिए उन पर नियंत्रण होगा। श्रमिकों पे नियंत्रण के साथ मटेरियल पे भी नियंत्रण होगा। मटेरियल पे कैसे नियंत्रण होगा? मटेरियल इशू कर रहे हैं, कभी 12 रुपए खरीदा हुआ मटेरियल होगा हमारे पास, कभी 13 रुपए का होगा, फिर 15 रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा, अलग अलग रेट का मटेरियल हमारे पास होगा। तो हमको कौन सा मटेरियल इशू करना है, किस मटेरियल को हम इशू मानेंगे, और उसमें मेथड लगती है, अलग अलग है, लीफो, फीफो, हीफो, एवरेज, अलग अलग मेथड है। उसके हिसाब से फिर ये बात होती है कितना स्टॉक हमें रखना है, तो मटेरियल पर भी नियंत्रण हम करने की स्थिति में रहते हैं। फिर बात आती है कि सीजनल एक फ्लक्चुएशन होता है। कुछ इंडस्ट्री को सीजन के हिसाब से फर्क पड़ता है, कुछ इंडस्ट्री को सीजन के हिसाब से फर्क नहीं पड़ता। अब सीजन में भी मटेरियल के हिसाब से उसके रेट के फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है। कई सीजन में मटेरियल में मॉइस्चर आ जाता है, या किसी कारण से तेज गर्मी के कारण जो मटेरियल है वो सूख जाता है, उसके कारण कमी हो जाती है। उसमें नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, या और किसी सीजनल कारण से सेल कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है, अलग अलग कारण है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि सीजनल चीज़ों का इफेक्ट जो आता है हमारी कॉस्टिंग पे, उससे मैनेजमेंट को फायदा रहता है कि कब कौन से सीजनल फ्लक्चुएशन के हिसाब से हमारी चीज़ें चल रही हैं और हमको उन पे कैसा नियंत्रण करना चाहिए। अभी हमने पिछले बारे में तय किया था कि मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट होगा। मैनेजमेंट को मूल्य निर्धारण ठीक तरीके से कर पाएगा। हमारी कॉस्टिंग अगर 100 रुपए निकली, 10 रुपए प्रॉफिट लेना है तो 110 का सेलिंग प्राइस होगी। कॉस्टिंग 90 रुपए मिली, अगर 10 रुपए हमको प्रॉफिट लेना है तो 110 में बेच पाएंगे। कॉस्टिंग अगर 80 रुपए है और 10% प्रॉफिट लेना है तो 88 में बेच पाएंगे। कॉस्टिंग ठीक होगी तो सेलिंग प्राइस ठीक होगी, दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे और उसको बेचने की स्थिति में हम कर पाएंगे। अब बात यह आती है कि हमारा सामान्यतः हर इंडस्ट्री में सरकार का बजट होता है, ऐसे हर इंडस्ट्री का बजट होता है। हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से बजट बनाती है। अगर बजट के अनुसार सारा प्लान ठीक रहेगा तो कंपनी अच्छी प्रॉफिट की स्थिति में रहेगी, और बजट अगर प्लान उसका फेल हो जाएगा तो कंपनी गड़बड़ की स्थिति में आ जाएगी। और कॉस्ट अकाउंट जो हमेशा हमारे सही बजट को बनाने में हमको बहुत सहयोग करता है। फिर एक पॉइंट आता है कि कॉस्ट अकाउंट वर्क एफिशिएंसी का मेजरमेंट करने में बहुत अच्छा काम करता है। एफिशिएंसी का कैलकुलेशन कैसे होगा? जब हम वेजेस प्लान के बारे में बात करेंगे कि वेजेस प्लान कैसे बनेगा, तब हम वर्क एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे कि वर्क एफिशिएंसी कैसे होगी, वेजेस का प्लान कैसे होगा, इंसेंटिव कैसे तय करेंगे। फिर बात यह आती है कि जब मैनेजमेंट को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अब और अच्छा करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? सॉल्यूशन निकालेगा। सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन हो सकता है रिसर्च कर,
रिसर्च बढ़ाते जाएंगे, कॉस्टिंग कम करते जाएंगे, सेलिंग प्राइस बढ़ाते जाएंगे, काम जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी करते जाएंगे और सब चीज़ ठीक होती जाएगी तो कॉस्ट कम, क्वालिटी अच्छी, सेलिंग प्राइस कम, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस बड़ी, प्रॉफिट ज़्यादा, जो भी होगा प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा होता जाएगा तो मैनेजमेंट बहुत फ़ायदे में चला जाएगा। फिर बात है कि एक्सपांशन मैनेजमेंट के लिए बहुत आसान होता है। सब ठीक चल रहा है तो एक्सपांशन होगा, ठीक नहीं चल रहा तो एक्सपांशन नहीं होगा। फिर ये आता है कि कई मैनेजमेंट लागत आंकड़ों का प्रकाशन करते हैं, खुद के प्रकाशन से सीखते हैं कि क्या क्या कॉस्ट का आ रहा है, उनका एनालिसिस होता है, या फिर दूसरे जो इंडस्ट्री हाउस है वो प्रकाशन कर रहे हैं, उनके प्रकाशन से इनको कुछ सीखना पड़ता है। तो सब तरह के जो लागत लेखों का प्रकाशन है उससे भी इंडस्ट्री हाउस को बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ती है। अब एक बात ये आती है कि जो कॉस्ट अकाउंट है उसके प्रॉफिट का मिलान करते हैं हम कैसे, फाइनेंशियल अकाउंट से। फाइनेंशियल अकाउंट से कंपेयर किया कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो आगे बढ़ेगा, और जब सबको ठीक नहीं चल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया 50-50 करोड़ BCT प्रोडक्ट में हमने प्रॉफिट कमाया और ए प्रोडक्ट में लॉस हो गया 50 करोड़ का, तो कॉस्ट अकाउंट तो बता रहा है कि ए प्रोडक्ट नुकसान दे रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट कुछ नहीं बता रहा है, वो कह रहा है कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि इंडिविजुअल कैलकुलेशन करा इसलिए कहानी अलग हो गई, और यहाँ चूंकि एज ए होल किया इसलिए सब गड़बड़ हो गया। अब बात यह आती है कि चूंकि फाइनेंशियल अकाउंट और कास्ट अकाउंट के तरीके अलग हैं, तो कास्ट अकाउंट के जो तरीके हैं वो फाइनेंशियल की जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को खत्म करते हुए हमको आना पड़ेगा कास्ट अकाउंट, और कास्ट अकाउंट उस लिमिटेशन को खत्म कर देगा जो फाइनेंशियल। तो ये सारे बिंदु वो वाले हुए जिससे मैनेजमेंट को एडवांटेज है। अब बात है कि मैनेजमेंट के बाद कर्मचारियों को भी तो एडवांटेज होगा। अभी हमने देखा मैनेजमेंट का एडवांटेज था कि एफिशिएंसी पता लगाएगा, वर्करों के लिए अच्छी वेजेस प्लानिंग करेगा। अब वेजेस प्लानिंग अच्छी करी तो वर्करों को क्या फायदा मिलेगा कि उनको वेजेस अच्छी मिलेगी, वेजेस ज़्यादा मिलेगी, काम ज़्यादा करेंगे। मैनेजमेंट ने प्लान कर रखा जितना प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा उसको इंसेंटिव देंगे। तो जब आप वर्कर से ज़्यादा काम कराओगे, ज़्यादा पैसा दोगे तो वर्कर क्या करेगा, आपके यहाँ सेटिस्फाई रहेगा। फिर वर्कर जब सेटिस्फाई होगा, इनकम अच्छी होगी तो वर्कर की जो जीवन स्तर है उसका जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। अब जीवन स्तर अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, मतलब स्थायित्व रहेगा क्योंकि अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा मिल रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, इंसेंटिव प्लान बहुत अच्छे हैं, वो अपनी मर्जी से बहुत अच्छा काम करता है, उसको जितना काम ज़्यादा करता है उसको प्रॉफिट मिलता है, उसका जीवन स्तर बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, और तो वो कहीं जाने के बारे में बात नहीं करेगा। अब जब जाने के बारे में बात नहीं कर रहा, स्थायित्व होगा, तो दूसरा एक पॉइंट ये भी आएगा कि दूसरे इंडस्ट्री के वर्कर आपके यहाँ आने के लिए प्लान करेंगे कि वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए, इंसेंटिव अच्छा है, सब कुछ प्लान अच्छे हैं, वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, और खासतौर से इनकम अच्छी है तो जीवन स्तर अच्छा होगा, इसलिए हमको उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। हमारे अच्छे लोग आएंगे और हमारे यहाँ से खराब लोगों की छटनी होगी तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। फिर एक जो बात आती है कि इंडस्ट्री और वर्कर में कन्फ्लिक्ट, आपस में झगड़ा होता है। सालों से सुनते आए हैं कि इंडस्ट्रीज और वर्करों की बीच तनातनी हमेशा चलती रहती है, लेकिन आप देखिए उन ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पर एम्प्लॉय जो कर्मचारी है वो सेटिस्फाई है, उसको अच्छा पूरे काम करने का पूरा पैसा मिल रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, मोटिवेशन है, उसको अभी प्रेरणा मिल रही है, संतुष्ट है, सब हिसाब से स्थायित्व, इनकम अच्छी हो रही है, और चूंकि स्थायित्व वो कहीं जाने का नहीं सोच रहा है तो मैनेजमेंट और वर्कर में झगड़ा होगा ही नहीं। मैनेजमेंट वर्करों का ध्यान रखेगा, वर्कर मैनेजमेंट का ध्यान रखेगा, और दोनों जब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो एडवांटेज दोनों को, वो इंडस्ट्री को अपना एडवांटेज है, वर्कर को अपना एडवांटेज मिलेगा। अब बात यही कि दो तरह के एडवांटेज देखे, एक मैनेजमेंट को और एक वर्कर को। जब मैनेजमेंट वर्कर को अगर एडवांटेज होगा तो अगला एडवांटेज किसको होगा, पब्लिक को होगा। आम जो जनता है वो बड़े फायदे में रहेगी। जनता को क्या फायदा होगा, अगर अपन इसको देखें, चूंकि इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कम कॉस्ट पे चीज़ें आएंगी, कम सेलिंग प्राइस होगी, कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी, सेलिंग प्राइस रिड्यूस होती जाएगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, इंडस्ट्री में सबको सेटिस्फेक्शन है। जब लोगों को कम रेट पे चीज़ें मिलेंगी तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ेगी, खर्चा कम होगा, इनकम बढ़ेगी तो जीवन स्तर बढ़ेगा। जीवन स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा कि देश में प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी, और उससे औद्योगिक स्थिरता रहेगी, इंडस्ट्री स्टेब्लिश रहेगी, इस देश में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी।
अब बात यह है कि देश को क्या लाभ होगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा। जब इंडस्ट्री हाउस अपना अपना प्रोडक्शन, इंडस्ट्री कॉस्ट कम करेंगे, सेलिंग प्राइस कम करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखेंगे, वर्करों को सेटिस्फाई रखेंगे, स्थायित्व रहेगा, इनकम में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, उद्योग घराने सब बढ़िया चलेंगे। जब सब कुछ ठीक चलेगा तो सरकार को इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार अपना पूरा ध्यान देश हित की सुरक्षाओं में और देश हित की नई नई योजना लाने में करेंगे। और चूंकि सब कुछ ठीक रहेगा तो सरकार के व्यय पर भी नियंत्रण रहेगा, तो सरकार को भी इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो 3 तरह के बेनिफिट हमने देखे, एक मैनेजमेंट को, दूसरा वर्करों को, तीसरा सामान्य जनता को, चौथा सरकार को। अब आखिरी बात करें कि सरकार के बाद अगर आता है किसी इंडस्ट्री हाउस में, तो वो व्यक्ति जिसने उस इंडस्ट्री को लोन दिया है। लोन देने वाला व्यक्ति चाहता है, पहला, इंडस्ट्री की कॉस्ट कम हो, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम हो, प्रोडक्ट में टर्नओवर अच्छा हो, इंडस्ट्री अच्छे प्रॉफिट में चले, इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन हो, इंडस्ट्री के वर्करों में स्टेबिलिटी हो, मेन पावर टर्नओवर कम से कम हो, वर्करों की इनकम बढ़े, सरकार का कंट्रोल नहीं हो। सब कुछ अगर ठीक ठाक चलेगा तो जो इंटरेस्ट पे देने वाले लोग हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, डिवेंचर होल्डर हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो अगर सेटिस्फाई रहेंगे, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो हर समय जनता मतलब खुद का पैसा उस इंडस्ट्री में लगाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और अगर वो तैयार रहेंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा। तो कुल मिला के अगर एडवांटेज की बात करें तो एक मैनेजमेंट को, एक वर्कर को, आम जनता को, देश को, और जो लोन देने वाले लोग हैं उनको, एक तरह से जो और कैपिटल मैनेजमेंट में भी कैपिटल वाले भी आ गए, उन सबको एडवांटेज होंगे। और ये एडवांटेज कॉस्ट के ओवरऑल एडवांटेज हैं जो हमारे पूरे कॉस्ट अकाउंट में पूरे समय में आखिरी तक हमको देखने को मिलेंगे। ये 3 चीज़ें, प्रकृति विशेषताएं, स्कोप और खास लॉन्ग आंसर के हिसाब से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हम हमारे पूरे कॉस्ट अकाउंट के बेसिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या क्या हैं, इन सबको हमको ध्यान देना चाहिए।